बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। और गेम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। आम इंतखाबात होने हैं, नहीं होने, और आम इंतखाबात होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, उसका रास्ता कैसे रोकना है, और मुस्लिम लीग नवाज़ को कौन हैंडल करेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस दी जा रही है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे खुल रही हैं और ये जो शतरंज के मोहरे हैं दिन ब दिन एक एक करके ज़ाहिर हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में आने वाला जो सियासी इक़्तिदार का केक है वो किसके हिस्से में कितना आना है, और बलूचिस्तान किसके पास है, पंजाब किसके पास है, सिंध किसके पास है, खैबर पख्तूनख्वा किसके पास होगा, मरकज़ में हुकूमत किसकी होगी। ये सारी गेम प्लान जो है वो तैयार हो रहा है और बाकायदा तौर पर स्टेज तैयार किया जा रहा है मुस्तक़बिल का। लेकिन ये स्टेज कब होगा, फाइनल कब होगा, आम इंतखाबात के नतीजे में फौरी आम इंतखाबात होंगे, डिले होंगे, ये भी एक बहस चल रही है। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट या फिर निगरान हुकूमत, ये सारी चीज़ें इफ़ और बट्स के साथ चल रही हैं। लेकिन कुछ फैसले बहरहाल स्टेटस को, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि स्टेटस को नहीं रहेगा। ये जो कुछ चीज़ें चल रही हैं इस तरह से नहीं रहेंगी। ये कंपनी को घर जाना है और ये कंपनी घर जाएगी और उसके बाद फिर चीज़ों को संभाला जाएगा, क्योंकि इस कंपनी के हाथों से सब के सब इस कंपनी से मायूस हो चुके हैं। जो लाने वाले हैं वो भी मायूस हो चुके हैं और जो आने वाले हैं वो भी मायूस हैं। इंटरनल प्लेयर्स भी मायूस हैं और एक्सटर्नल प्लेयर्स भी मायूस हैं, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। अवाम की सपोर्ट इनको हासिल नहीं है, अवाम की सपोर्ट भी नहीं है, और अदरवाइज़ इन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को मिसमैनेज किया है और प्रायोरिटीज़ पे इनका कोई भी नहीं था। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सूरत बेहतर करना प्रायोरिटी पे नहीं थी, प्रायोरिटीज़ पे थी NRO2 के तहत अपने जो मामलात हैं उनको सीधा करना था, NRO2 को कंप्लीट करना था, और उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप इन पॉलिटिकल शख्सियात जो कि इक़्तिदार में हैं इस वक्त, अगर उन ख़ानदानों को आप देखें, उन ख़ानदानों ने अपने अपने जो पर्सनल हदफ थे, पर्सनल अहदाफ थे, वो हासिल कर लिए हैं, और अब उनकी तवज्जो इक्का दुक्का कभी कभी आ जाती है पाकिस्तान की तरफ। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इस कदर बिगड़ चुकी है कि इनके हाथों में अब कुछ नहीं रहा। अब आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है चीज़ों को फिर भी दो राय हैं। असल में मसला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट में भी दो तीन ओपिनियन पाई जाती हैं। एक ओपिनियन है कि आम इंतखाबात करवा दिए जाएं और इमरान खान साहब के साथ मामला तय किए जाएं, और इमरान खान साहब के साथ मामला तय करें, और जो भी एक रीजनेबल एग्रीमेंट है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, वो किया जाए और उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट का एक सोच है वो है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त चूँकि पीक पे हैं, इनकी शोहरत बहुत ज़्यादा है, मकबूलियत बहुत है, और माजी में जब भी ये तजुर्बा किया गया माजी में तो उसका नतीजा भी कोई अच्छा नहीं निकला। नवाज शरीफ साहब जैसे जैसे मकबूल होते गए, 2/3 मेजॉरिटी मिली, और 2/3 मेजॉरिटी के बाद फिर उन्होंने पहले एक आर्मी चीफ को फारिग किया, जहांगीर करामत साहब को, फिर वो दूसरे को भी उन्होंने फारिग किया, तो वो मामला भी सही नहीं है। लेकिन जो असल प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को किस तरीके से सारी सूरत हाल से निकालना है, ये एक असल मसला है, और असल प्रायोरिटी और असल तरजीह यही है। इसलिए कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इफ़ बट्स के साथ डिस्कस हो रही हैं। ज़्यादा फ़ायदा किस पे है, ज़्यादा नुकसान किस पे है, कौन सी पार्टी, कौन सा ख़ानदान जो है वो बेहतर तरीके से मुल्क को, क्योंकि ख़ानदानी सियासत है, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के और MQM के, ये तीन जमातें ऐसी हैं जिनमें ख़ानदानी सियासत नहीं है, मरूसी सियासत नहीं है। बाकी सब सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी ख़ानदानों की आमाजगाह हैं, उनका एक फैक्ट्री कह लें, और उस तरीके से एक इंडस्ट्री कह लें, एक पॉलिटिकल जागीर कह लें, उस तरीके से जागीरें बनाई हुई हैं, वो चलाई जा रही हैं। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और तीसरी चौथी नस्ल इस वक्त उस पार्टी पे कंट्रोल हासिल किए हुए है। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके बाद फिर मौलाना असदुर रहमान उनके बेटे हैं, यानी कि 3rd जनरेशन आ चुकी है। इसी तरीके से आप अवामी नेशनल पार्टी को ले लें, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसके बाद उनके बेटे आए खान अब्दुल वली खान, उनके बाद उनके बेटे आए असफंदियार वली खान, उनके बाद उनके बेटे हैं एमल वली खान। तो इसलिए ये चौथी नस्ल आपकी ANP में नज़र आ रही है, और ANP इसी ख़ानदान में चली आ रही है, और नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती जा रही है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पहले मियाँ शरीफ साहब थे, यानी कि वो बिल्कुल सरप्रस्त थे जब तक वो हयात रहे, मुकम्मल तौर पे वो कंट्रोल करते थे। नीचे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब होते थे, और उसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के बाद फिर अगली नस्ल आ गई, और हमजा शहबाज, मरियम बीबी आ गए, और उसके बाद फिर अगली नस्ल भी तैयार हो रही है, अगली जनरेशन तैयार हो रही है। साथ ही इन ख़ानदानों के साथ जुड़े हुए हैं इनके समधी हैं, इनके दामाद हैं, इनके दीगर रिश्तेदार हैं, बहू हैं, बेटी हैं, सब वो एक पूरी की पूरी। इसीलिए मरियम बीबी को जब बनाया गया सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं, चौधरी निसार अली खां पहले ही पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, और इसी तरीके से बाकी लोग भी सोच रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि इस पार्टी में सिर्फ वही ख़ानदान जो है वो ऊपर आएगा, और नीचे, उसके नीचे बाकी 2 नंबर और तीसरे दर्जे की क़यादत जो है वो काम करती रहेगी। आपने देखा कि अभी इम्पोर्टेड सरकार, मरासला सरकार जो आई, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में मिफ्ताह इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे और उनको बनाया गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ी से हमारे पाँव संभले, उसके फ़ौरन बाद इसहाक डार साहब आ गए और उन्होंने वज़ारत ख़जाना संभाल ली, और उनके अलावा किसी और को नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसहाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। यही चीज़ बदकिस्मती से बाजवा साहब ने भी ये शुरू कर दी, और ये उस साइड पे चले जाएं, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने भी अपने समधी को सेक्रेटरी डिफेंस लगवाया, और वो भी वहाँ पे भी उन्होंने भी मौरूसियत नाम की कोई चीज़ या जो नस्ली तासुब है उसको लाने की कोशिश की। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो बाकी सियासी जमातें भी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, और अब थर्ड जनरेशन बिलावल भुट्टो हैं, वो आ चुके हैं, और थर्ड जनरेशन चल रही है। ये है सूरत हाल इस वक्त। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में चले जाएँ, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ अली साहब, और मोनस इलाही साहब, और हुसैन इलाही साहब, सालिक हुसैन, शाफी हुसैन, वो उनकी जमात हो गई है। तो ये हमारी बदनसीबी और बदकिस्मती, क्योंकि जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत तो, और ये इस खित्ते का मसला भी है। यही कुछ हम बांग्लादेश में देखते हैं। बांग्लादेश में चले जाएं, शेख मुजीब के बाद उनकी बेटी हैं हसीना वाजिद, और उधर मेजर ज़िया जो थे, उनकी बेटी खालदा ज़िया, वहाँ पे भी वही 2 ख़ानदानों के पास है। आप इंडिया में चले जाएं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी से आ गए, आपके इंदिरा गांधी आ गई, नेहरू लाल आ गए, राजीव गांधी आ गए, उनकी फिर आगे बेटी आ गई, प्रियंका आ गई, और राहुल आ गए। तो वो भी एक नस्ल चल रही है, थर्ड जनरेशन, थर्ड फोर्थ जनरेशन उधर चल रही है। तो ये चीज़ें असल में, तो इसीलिए फिर उनको सियासी जागीर के तौर पे चलाया जाता है, और अपने मामलात सीधे रखे जाते हैं, बाकी मामलात जाएँ भाड़ में, और कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से फिर इन पार्टियों के अंदर भी ऐसे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाए, वो उनके अपने अजीज़ हैं, समधी हैं, या इसी तरह की रिश्तेदारी है। तो ये चीज़ें चलती हैं। जो रिश्तेदार हैं फिर आगे उनके फैमिलीज आ जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी तक वो हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 1-2 चीज़ पॉकेट्स हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ थोड़ी बहुत पाई जाती है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है। तो ये है मामलात, और ये हैं सारे असल चीज़ें, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, एफर्ट की जा रही थी। और मौरूसी सियासत, पहला हदफ था कि मौरूसी सियासत, ख़ानदानों की सियासत ख़त्म की जाए, और जब ख़ानदानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होगी, पार्टी के अंदर जमहूरियत होगी। और जिस तरीके से बरतानिया में सियासी जमातें हैं, अमेरिका में सियासी जमातें हैं, यूरोप में है, मगरबी ममालिक में है, वहाँ पे सियासी जमातें असल में तगड़ी होती हैं, उनका मंशूर तगड़ा होता है। फेस बदलते रहते हैं, कोई जो भी पार्टी समझती है जिसको, उसको आगे ला के बिठा दिया जाता है, वो फिर ड्राइविंग सीट पे होता है, और अगर नहीं काम करता तो उसको फौरन पार्टी खुद ही उसको फारिग कर देती है। एस्टेब्लिशमेंट का इतना उसमें रोल नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इस एतबार से रही है कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ख़ानदानी सियासत है, और उसके बाद फिर ये ख़ानदान जो है वो आगे अपने रिश्तेदारों को फैलाते हैं, और पूरी हर कॉन्स्टिट्यूशंसी जो है उस पर कंट्रोल हासिल करते हैं। हर शोबे में, हर महकमे में उनकी कोशिश होती है। इसीलिए फिर इनकी
जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ फिर टकराव होता है। उनके साथ टकराव होता है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि वही असल बैकबोन वही हैं, रीढ़ की हड्डी वही हैं, सब कुछ वो करते हैं, तैयारियां वो करते हैं, मेहनत वो करते हैं, जाने वो देते हैं, और इसलिए यही बेवकूफ़ लोग हैं और इन लोगों को क्या पता। और यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अगर पाकिस्तान की कोई एक बदकिस्मती आप लें जिसकी वजह से पाकिस्तान इस नौबत तक पहुंचा, इस हालत तक पहुंचा है, तो वो सिर्फ एक ही वजह है और कोई वजह नहीं है। और वो वजह है कि पाकिस्तान के जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, फौजी क़यादत और सियासी क़यादत, ये दोनों आज तक एक टेबल पे नहीं बैठ सके। 1947 से लेके आज तक टिल टुडे ये एक टेबल पे नहीं बैठ सकते, और एक टेबल पे अगर बैठ जाएं तो ये चल नहीं सकते। पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, रावलपिंडी का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और इस्लामाबाद का भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, दोनों के कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। और ईगो से काम शुरू होता है और सुप्रीम कौन है यहाँ से काम शुरू होता है, और फिर वो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई शुरू होती है वो होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी से, कि फॉरेन जो एंड है वो किसने, खारजा महाज किसने संभालना है, खारजा महाज वो हमारा होगा। रावलपिंडी का ये पहले दिन से क्लेम है कि वो खारजा महाज जो है वो हमारे पास रहेगा और वहीं से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और खारजा महाज पे वो किसी किस्म का कोई ज़ीरो टॉलरेंस है उनकी, बिल्कुल। और इस वक्त क्या मिलिट्री लीडरशिप की सोच है इसका तो नहीं पता, लेकिन इससे पहले तक बाजवा साहब तक यही सोच थी कि खारजा महाज वो हमारा होगा, हम तय करेंगे कि पाकिस्तान ने किससे ताल्लुकात, किस मुल्क से किस नौयत के ताल्लुकात रखने हैं, किस मुल्क से किस तरह की एंगेजमेंट्स करनी है, वो जो भी कोऑपरेशन होगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो डिफेंस रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक है, वो सारे के सारे रावलपिंडी में वो कहते हैं जी हम तय करेंगे। और ये लड़ाई जो है ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी यही लड़ाई थी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही लड़ाई थी, और इमरान खान साहब के साथ भी यही लड़ाई, असल बुनियादी वजह यही बनी कि खारजा महाज से सिलसिला शुरू होता है, खारजा महाज से फिर दाखिली महाज खुल जाते हैं और दाखिली महाज खोले जाते हैं। पता तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को है कि मसला क्या है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स कभी भी खुद भी एक तो सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पे नहीं आती, एक टेबल पे नहीं बैठती, बात नहीं करती, कोई कौमी इत्तेफाक राय से कोई एजेंडा सेट नहीं करती, और एक 50 साल प्लान तैयार करके रखें वो नहीं तैयार करते। और फिर इन दोनों के अलावा फिर पॉलिटिकल लीडरशिप भी अपने अपने खातों में, अपने अपने खाबों में लगी रहती है। तो इसीलिए ये जो ख़ानदानी सियासत को ख़त्म करने के लिए और ख़ानदानी सियासत कमज़ोर हुई, एक तीसरी जमात उभरी। जमात इस्लामी को जगह नहीं मिल सकी, वो आज तक अपनी जगह तलाश कर रही है, लेकिन अवाम ने उनको नहीं कबूल किया। उन्होंने बहुत सारे तजर्बे करके देख लिए, अवामी जमात भी बना के देख लिया, मजहबी जमात के तौर पे भी देख लिया, मिक्सचर सा भी बना के देख लिया, लेकिन नहीं कामयाबी हुई। ना सैयदना मौदूदी को हुई, ना मियाँ तुफ़ैल मरहूम को हुई, ना ही सैयद मुनव्वर हसन, ना ही सिराजुल हक साहब। इसमें काजी हुसैन अहमद साहब, उन्होंने बिल्कुल एक दूसरे नौयत का काम करने की कोशिश की, लेकिन काजी हुसैन अहमद मरहूम को भी ये कामयाबी हासिल ना हो सकी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारी जमातों का उसने किया, तोड़ा उनको, इनके शिकंजे से पाकिस्तान के अवाम को निकाला, पाकिस्तान के अवाम ने उनको कबूल कर लिया। पाकिस्तान इमरान खान साहब को, उनको इमरान खान साहब की कबूलियत हुई, मकबूलियत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर वही बात हुई कि एक खौफ, जो अंदर का खौफ था, वो सिलसिला शुरू हुआ, और खारजा महाज किसके पास होगा, कैसे होगा, क्या कुछ नहीं होगा, तो वहीं से ये सिलसिला से शुरू हुआ। वीडियो लंबी हो गई है, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।